जिंदगी मुश्किल है बहुत ज्यादा आपकी। खुद चुनी है तो आई थिंक बहुत थ्रिलिंग भी है और बहुत चैलेंजिंग और एडवेंचरस। कभी बैक ऑफ करने का ख्याल आया? बेस्ट डिफेंस वाली पॉलिसी चाहिए कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान की आर्मी भी हमारे साथ खड़ी है। आर्मी चीफ ने भी कहा 10 जंगें हम इस पे करेंगे। कश्मीर कमेटी के चेयरपर्सन क्यों नहीं हो सकती थी, या कभी क्यों नहीं हुई आप? जब शादी हुई यासीन साहब से तो मेरी वालदा ने सियासत को साइड पे कर दिया, क्योंकि मैं इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती थी। क्योंकि हम क्यों आए, हम मुझसे कहीं बड़ी आज़ादी के मिशन, तो एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए मुझे आना पड़ा। और मैंने जनरल मुशर्रफ को इंटरव्यू किया तो ही सेड कि हम बहुत क्लोज थे। आपको कभी लगा कि हम इस हद तक गए हैं कभी कि हमारा ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? उनको इन्फॉर्मेशन ये होगी, मगर मैं जो बात करना चाहूँ बड़ी कड़वी बात है कि 50 साल बायलैटरलिज्म को इंडिया पाकिस्तान ने शिमला के बाद से ली थी, जो बड़े भारी गुजरे हैं कश्मीरियों पे। इंडस वाटर ट्रीटी जो जंगों में भी नहीं कभी स्क्रैप हुई थी, उसको भी इन्होंने यूनिलैटरली इलीगली किया है। एक इल्जाम ये आयद किया जाता है कि एक बहुत बड़ी वजह ये है कि उनके आपसी इख्तलाफात और उनके अपने मुफादात, इसमें कोई हकीकत है या नहीं? ये इंडियन नैरेटिव है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी क़यादत एक पेज पर है, हक़ खुद इरादियत के ऊपर। जब बुरहान वानी की शहादत हुई है उससे कुछ ही अरसा पहले जो है जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप फॉर्म हो गई थी। यासीन साहब से शादी फैन होना, फॉलोअर होना, या कश्मीर की आज़ादी, एक्चुअल रीज़न क्या थी? दोनों। कसूर तो एक हीरो है। मतलब क्या है, ख्वाबों में ऐसे हीरोज जो कि फिल्मों में हम एक्शन हीरोज देखते हैं उनकी। पॉलिटिकल पार्टी ने सही तौर पे हक अदा किया मुकदमा लड़ने का। पूरी अवाम को ब्रेन वॉश किया, उनका तो झूठा नैरेटिव है। आज़ाद कश्मीर जब आप जाती हैं वहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा होता है? मैंने वहाँ पे अनाउंस किया कि हमें अब बेस कैंप को वॉर काउंसिल में डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है टारगेट पर नीलम है, सारी एलओसी है, रावला कोट में इन पे उन्होंने टारगेट पे डाला हुआ है। ज़मीनी हकायक देखते हुए आपको लगता है इसका कोई सॉल्यूशन? जंग छिड़ गई है, ये जंग ही है। अब देखें, हर दफा कोई वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर होता नहीं है, कल्चरल भी जंग होती है, हाइब्रिड भी जंग होती है, लॉफेयर के थ्रू भी होती है, वाटर टेररिज्म के थ्रू भी होती है। तो बट वेपन्स बहुत एडवांस्ड हो गए हैं अब तो उस वक्त आपका पीएसएल दिखा रहे होते हैं, प्राइम टाइम पे आप दिखा रहे हैं बाबर आजम की बैटिंग। मतलब खुदा का खौफ करो, लाशें गिरी हैं। अब अपने बाथरूम में आपकी टैप में पानी ना आएगा तो फिर आप लोग निकलेंगे बाहर कि वजू नहीं कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत ही शानदार मेरी आज की मेहमान, जिनकी सारी ज़िंदगी एक लफ्ज़ जो है वो सेक्रीफाइसेस और एक कॉज के लिए काम करते हुए गुजर रही है, और इनको जितना भी खराज तहसीन पेश करें वो कम है। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे भाई बहनों की एक उम्मीद। मैं जिक्र कर रहा हूँ मिशाल मलिक साहिबा का, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और बड़ा मैं एक्साइटेड भी हूँ कि मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को पॉडकास्ट पे मधु मैंने किया है जिनसे शायद हम सबको कुछ सीखने की ज़रूरत है। उनकी अपनी ज़िंदगी के हवाले से हम जानेंगे, उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं उनके हवाले से हम जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। थैंक यू फॉर द ऑनर। ज़िंदगी मुश्किल है बहुत ज़्यादा आपकी। खुद चुनी है तो आई थिंक बहुत थ्रिलिंग भी है और बहुत चैलेंजिंग और एडवेंचरस, क्योंकि अगर आपकी स्पिरिट में हो ना वो कि मिशनरी, कोई मिशन हो, कोई गोल हो, और वो आई थिंक ट्रांसफ़र हुआ है जीन्स में फ्रॉम माय पेरेंट्स कि मुल्क और कौम की खिदमत या मुल्क के लिए कुछ करना या इंसानियत के लिए, तो बचपन से वही माहौल। और तो वो आपको जो ग्रोइंग एज होती है, वो इम्प्रेशनेबल एज में जो आपके टीचर्स भी आपको सिखा दें या पेरेंट्स घर में, तो आई थिंक वो फाउंडेशन ईयर जो होते हैं ना, वही आपको आगे की लाइन बताते हैं। तो आई थिंक उधर से ये तहरीक का कीड़ा या कश्मीर की तहरीक के अंदर कश्मीर फंड्स हम बचपन में इकट्ठे करते थे, फैमिली, बॉस्नियन चेचनियन बच्चे, यहाँ पे इस्लामाबाद में उनके कैंप्स होते थे, आपको याद होगा, अफ़गानिस्तान के। तो वो उनकी फैमिलीज़ से, उनके बच्चों के साथ फ्रेंडशिप हमारे पेरेंट्स इनकरेज करते थे, और कश्मीर के भी जो आते थे वादी से। तो बस वही आई थिंक कोशिश 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 और कोशिश, और उस कोशिश के अंदर अभी तक वो वाली कामयाबी जो आप चाहती हैं या हम सब चाहते हैं वो अभी तक नहीं मिली। कभी बैक ऑफ करने का ख्याल आया? कभी ये ख्याल आया कि मेरी अपनी भी ज़िंदगी है? मुझे, आप पेंटिंग करती हैं? जी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और आई डोंट नो, इसमें तो कभी भी एक मोमेंट के लिए भी रिग्रेट नहीं आई है। बल्कि आई थिंक ये बीमारी बढ़ती जा रही है विद एज,
डिटर्मिनेशन या आप कहें ना वो फाइटर स्पिरिट, तो पेंटिंग्स में भी एक एक्सप्रेशन ही होता है, आप एक आज़ाद होते हैं, आर्टिस्ट का कोई केज नहीं होता कि वो क्या कहाँ से कहाँ आइडिया चला जाए, कोई पोइट या कोई राइटर, अगर कलम आज़ाद है या आपकी सोच आज़ाद है तो वही आई थिंक ट्रू इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो आई थिंक इसमें भी कैनवस बहुत बड़ा है, आज़ादी से बढ़ के तो आई थिंक कोई और अलम ही नहीं है। मतलब हक और सच की बात जब आती है तो वो तो फिर अल्लाह ही ड्राइविंग फोर्स आपके अंदर क्रिएट कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत कुछ खोया है इसके अंदर। अपनी वालदा भी मेरी जो उनके साथ जो कुछ हुआ, तो बट ये है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है लाइफ। पाकिस्तान से रिस्पॉन्स कैसा मिलता है आपको? पाकिस्तान की आवाम तो अनकंडीशनली कश्मीरियों के साथ शुरू से है, बहुत प्यार है उनका और बहुत सी उनकी दुआएं होती हैं जहाँ भी चली जाऊँ। बट ये है कि हमें बहुत कोई ठोस किस्म की स्ट्रॉन्ग ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस वाली पॉलिसी चाहिए कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान की आर्मी भी हमारे साथ खड़ी है प्रोटेक्ट करने के लिए भी। आर्मी चीफ ने भी कहा 10 जंगें हम इस पे करेंगे, बट जो पॉलिटिकल साइड है उस पे बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वैक्यूम है कि एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड किस्म की पॉलिसी। अब अपनी पॉलिटिक्स के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो नैरेटिव्स होते हैं उसको आवाम में वो किस तरीके से प्रोजेक्ट दिन रात करते हैं, जो उनके पार्टी हेड्स की पॉलिसी होती है। मगर जब कश्मीर की बात आती है तो इंसिडेंट बेस्ड हो जाती है या 5 फरवरी की हद तक हो जाती है, या जब मोदी ज़्यादा जुल्म करता है। तो ये चीज़ जो है ना कि कांस्टेंट, क्योंकि ये आपकी लाइफ लाइन है, ये हर पाकिस्तानी की लाइफ लाइन है। इलेक्शंस, नॉन इलेक्शंस, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी डिस्कस पोलिटिकली अवेयर। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके बगैर आप सर्वाइव एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते। तो वो जो 5 दरिया पाकिस्तान को आते हैं फ्रॉम कश्मीर, वो तहरीक की वजह से आते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। और आज तो एक दफ़ा फिर दुनिया को पता चल गया है कि वाटर टेररिज्म वो कब से कर रहे हैं। अब तो खुल के उन्होंने बोल दिया, बट फ्लड्स भेजना, पानी बंद कर देना, ये तो उनका बहुत अरसे से हो रहा है। हमारे किसानों से पूछें, पंजाब के जो खेती, जो सब्ज़ी, आटा, सब चीज़ें जो हैं, मतलब कि एक हर लिहाज से अगर देखा जाए, स्पिरिचुअली ऑल्सो, मॉरली, मतलब कि एक बहुत, मतलब कि दिस बॉन्ड इज़ वे अबव मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, इट इज कम्स इन योर फाउंडेशंस। बिल्कुल सही। मैं जहाँ तक अभी आपने फ़ौज का जिक्र किया है, तो हमारी फ़ौज तो हमेशा से अपना रोल प्ले कर रही है। मेरा भी शिकवा वही है जो आपका है हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से, कि वो जिस तरीके से उनको आवाज़ जिस प्लेटफॉर्म पे उठानी चाहिए शायद वो नहीं उठा पाई। आप भी हिस्सा रही हुकूमत का, अनवारुल हक काकड़ साहब के दौर के अंदर आप एडवाइज़र थी ह्यूमन राइट्स उसकी। वाई यू चूजन दैट? आप कश्मीर कमेटी के चेयरपर्सन क्यों नहीं हो सकती थी, या कभी क्यों नहीं हुई आप? क्यों हमने मौलाना फजलुर रहमान को बनाया, क्यों हमने दीगर लोगों को बनाया? आवाज़ तो आप है कश्मीर की। असल में मेरी वालदा पॉलिटिक्स में थी जी, जब मेरी शादी हुई तो PMLQ में थी, और जो पहले जुनेजो की PML थी, इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल थी विमेन विंग की। तो जब शादी हुई यासीन साहब से तो मेरी वालदा ने सियासत को साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा तहरीक इससे कहीं अबव है, ये सब की है तहरीक कश्मीर की, किसी भी मकतब फ़िक्र से लोग हों। मैं 10 साल से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कह रही थी, चाहे उसमें PMLN की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की, PTI की, कि मुझे जब से शादी हुई है मुझे वीज़े के इश्यूज़ हो रहे हैं बाहर के मुल्कों में ट्रैवल करने, क्योंकि इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो किसी भी कश्मीर की जो इंडिजिनस वॉइस है लीडरशिप की या उनकी फैमिलीज़ को वो पासपोर्ट्स ही नहीं देते कश्मीरियों को। तो मैं लकीली पाकिस्तान से उनकी शादी हुई, जुल्म हमारी फैमिली पे हुआ, मैंने खुद जाके विटनेस किया औरों के साथ जो कुछ हुआ। तो मैं जी मकबूजा कश्मीर की बात कर रही हूँ। तो बच्ची के साथ भी टॉर्चर हुआ, हमारे साथ यासीन साहब के साथ। तो वो एक पूरी कौम की जब आपने करनी होती है, विमेन की, बच्चों की, तो वो मैं जब वीज़ा के लिए बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान से अप्लाई करती थी, 10 साल मैं बता रही हूँ आपको, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी इंडियन लॉबी कि वो रीज़न ही नहीं पता चलता था, रिफ्यूज़ हो जाते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये बिकॉज ऑफ दैट लॉबी। फिर मैंने यहाँ कहा कि जब पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस है मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, ठीक, तो जो फोर फ्रंट पर हैं इस तरीके, जो लीड कर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं और दुनिया उनको सुनना भी चाहती है, तो उनके लिए तो कम से कम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मस्ट होना चाहिए और ऑन स्पेशल ग्राउंड्स दिया जा सकता है।
तो मुझे बहुत दफ़ा ऑफ़र्स आई, मेरी वालदा को ऑफ़र आई कमेटीज़ की, मिनिस्ट्रीज़ की, बहन, मतलब फैमिली के अंदर, मगर हमने कभी भी नहीं इंटरनल सियासत में, क्योंकि हमारा मिशन इससे कहीं अब अब ये, क्योंकि जब ये इंटरम सेटअप आया, चाहे वो जैसा भी इंटरम सेटअप था, क्योंकि उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं थी कि किसी एक पार्टी की है या कुछ है, तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो इलेक्शन का ईयर था, जिस तरह अभी बिहार के इलेक्शंस हो रहे हैं। तो उन्होंने कश्मीर फाइल्स लॉन्च की थी, यासीन साहब को 2 दफ़ा उन्होंने उम्र कैद सज़ा सुला दी थी 2022 में। तब भी मैंने इनको कहा कश्मीर कमेटी के अंदर, उस वक्त के भी फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे, उससे पहले भी शरिया रफीदी के टाइम में, कि मुझे दो आप लोग 5 अगस्त के बाद, ताकि हम जाके अपनी कहानी खुद बताएं और दुनिया हमें सुनेगी। पैलेस्टीनियंस जाते हैं तो इसलिए उनको सुना जा, जब हम बैठे हुए, बच्ची है, अब तो 11.5 साल हो गए। आपने चेयरमैनशिप का कहा था? नहीं, मैंने कहा था डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हमें दे। मैंने इनकी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इन सब की कमेटीज में गई हूँ। कहना कि भी आपने वो, मतलब कि आपने नॉक नहीं किए हुकूमतों के डोर्स, मैंने सबके किए। ये एक ऐसी विंडो आई उस टाइम पे जब इलेक्शन ईयर था। लेकिन ये सुनना चाहूंगा शहरियार रफीदी साहब के टाइम में उन्होंने नहीं माने, किसी ने नहीं दिया ना। मैं यही तो आपको कह रही हूँ कि मैंने तो अपनी तरफ से सब कमेटीज में मैं गई हूँ, मैंने अपना केस, अपनी तहरीक का अपने हवाले से कि हम खुद जाके लीड करें, और मैं आपने टीवी पे भी, मैं तो हर दफा का, तो अवाम को पता है कि मैंने ये क्यों एक्सेप्ट किया। तो ये इंटरम था, नॉन पॉलिटिकल उस लिहाज से था, बेशक अंदर इंटरनल क्योस चल रहा था, और उस वक्त उनकी हैंगिंग का इलेक्शन ईयर था, या ये मोदी 3rd टाइम जब प्राइम मिनिस्टर बना है। कश्मीर फाइल्स इसने मूवी भी बनाई, आपको याद होगा, जो सबसे बड़ी इसने हिट कराई इंडिया में ज़बरदस्ती। जो वहाँ सिनेमा के जो ओनर्स थे, उनको गन पॉइंट पे वो फिल्म जो है कि इसको उतारना ही नहीं है, और वो यासीन साहब पे बनाई कि उनको हैंग करना है। तो वो उस टाइम पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और जब मुझे इंटरम का मिला, फ़ौरन ही मेन चीज़ थी कि मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, क्योंकि मैं इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि हम क्यों आए, हम मुझसे कई बड़ी आज़ादी के मिशन, तो एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए मुझे आना पड़ा। और उस वक्त आपको याद होगा, कम से कम 3-4 हफ्ते तो नॉन स्टॉप इंडिया में बुखार था। उनको ये नहीं पता था पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान में कौन किस पोस्ट पर, उनको सिर्फ ये पता था कि यासीन मलिक की वाइफ जो है वो कैबिनेट में बैठी हुई है, और वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया। उससे फिर मैं बाहर के मुल्कों में भी गई, क्लोज डोर मीटिंग्स भी हुई, वेस्ट में ग्लोबल पावर्स के साथ मेरी एक्सेस ज़्यादा बढ़ गई, और फिर मैंने स्पीचेस भी की इंटरनेशनल। उससे ये हुआ कि उनकी हैंगिंग जो थी वो इलेक्शन से आगे चली गई। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब कि प्रोटेक्शन मिल गई यासीन साहब के केस के हवाले से। वरना आपको पता है, उससे पिछले इलेक्शन में न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज कर दिए थे उन्होंने, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, पुलवामा का 2019 में, जब फरवरी में। तो ये मतलब कि ये हर हद पे जाता है इलेक्शंस के लिए। अब भी इसने जो फॉल्स फ्लैग किया है इलेक्शंस बिहार के जीतने के लिए, मतलब कि ये न्यूक्लियर जंग तक जा सकता है, तो वो हैंगिंग तो उसके लिए मतलब एक फुल फ्लेज था विनिंग, और वो नहीं कर सका। तो यही चीज़ें जो मजबूरियां बनती हैं, जब आप कहते हैं ना लैप्सेस, कि मैं इधर बैठी हूँ, मेरे पास अभी नहीं है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, वरना मैं पाकिस्तान में घूम रही होंगी ना। मतलब कि आप लोगों को तो सबको पता है, हमने तो जाना है इंटरनेशनली। तो ये तभी देते हैं, आपको कहते हैं आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें। हम नहीं पार्टी ज्वाइन करना चाहते, क्योंकि हमारा मिशन इनसे कहीं बड़ा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपको कभी लगा कि हम मसला कश्मीर हल करने के करीब हैं? वंस आई रिमेंबर इन 2016 मैंने जनरल मुशर्रफ को इंटरव्यू किया, तो ही सेड कि हम बहुत क्लोज थे। आपको कभी लगा कि हम इस हद तक गए हैं कभी कि हमारा ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? आई डोंट नो, ये तो वही, क्योंकि अब तो है नहीं दुनिया में, मगर ये है कि बट उनकी इंटेंशन की बात नहीं मैं कर रही कि उनको इन्फॉर्मेशन ये होगी, मगर मैं जो बात करना चाहिए, बड़ी कड़वी बात है कि 50 साल बायलैटरलिज्म को इंडिया पाकिस्तान ने शिमला के बाद से ली थी, जो बड़े भारी गुजरे हैं कश्मीरियों पे, जो क्योंकि हमारा असल मसला जो था वो मल्टीलैटरल फोरम पे था, जो यूनाइटेड नेशंस है। जब से शिमला स्टार्ट हुआ, तब से दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को ये लगा कि अब इन्होंने ये कश्मीर का जो मसला है, जो कश्मीर ये आपस में चाहे लड़े मरे जो मर्जी, इन्होंने खुद ही सॉल्व करना है। अब आधी सदी गुजर गई, अब 5 फरवरी हुआ, जिस 2009 5 अगस्त हुआ, तो उन्होंने सारी मल्टीलैटरल बायलैटरल ट्रीटीज को स्क्रैप कर दिया, थ्रो कर दिया डस्टबिन में। उससे पहले जितने भी डायलॉग्स हुए, चाहे वो जनरल मुशर्रफ के 4 पॉइंट्स हों, जितने भी हों, ट्रैक टू डिप्लोमेटिक लेवल पे जो हुए हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी, क्रॉस कल्चरल डिप्लोमेसी, फिर ट्रेड डिप्लोमेसी, तो फेलियर हुआ, क्योंकि जब भी करीब आते थे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाता था,
और फिर ये ठप हो जाता था मामला, और सारी बंदूकें जो इंडिया की तरफ से तहरीक पर आ जाती थी कश्मीर की और पाकिस्तान पे। तो ये इनका एक विन विन टैक्टिक रहा है 50 साल। अपनी इन्होंने ऑक्यूपेशन बढ़ाई, इन्होंने वहाँ पे लोगों पे जुल्म बढ़ाया, लाशें मिली, बॉडी बैग्स मिले, और पाकिस्तान में ये साथ साथ दहशतगर्दी करते रहे, राइट, और आज़ाद कश्मीर पे हमले करने की कोशिश करते रहे। अब जो मामला आ गया, अब इस हद तक वो पहुंच गए कि वो इंडस वाटर ट्रीटी जो जंगों में भी नहीं कभी स्क्रैप हुई थी, उसको भी इन्होंने यूनिलैटरली इलीगली किया है। तो अब तो ये नलिफाई कर दे। मैंने 5 अगस्त 2019 को भी मेरी प्रेस टॉक्स आप उठा लें किसी भी, मेरा यही था कि आप उन्होंने नलिफाई सब कुछ कर दिया, नलिफाई शिमला and go to United Nations and tell them that 50 years were wasted, half a century, and the most vulnerable people were the Kashmiri people. उनका क्या कसूर था? बिल्कुल सही है। तो ये अब आप मामला जो है, जो असल मामला है वो प्लेबिसिट का, वो करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ की फौज की बात भी कर ली जो बिल्कुल ऑन बोर्ड है और दे वांट के ये मसला जो है वो रिजॉल्व हो, और उसमें अपना रोल भी प्ले कर रहे हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट की भी बात कर ली है। अगर हम कश्मीरी सियासी रहनुमाओं की बात करें तो एक इल्ज़ाम ये आयद किया जाता है कि एक बहुत बड़ी वजह ये है कि उनके आपसी इख्तलाफात और उनके अपने मुफादात। ये बात क्योंकि हम आपस में बैठे हैं तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, अदरवाइज हम ज़ाहिर किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। इसमें कोई हकीकत है या नहीं? ये इंडियन नैरेटिव है। ओके, ये इंडियन नैरेटिव है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी क़यादत एक पेज पर है, हक़ खुद इरादियत के ऊपर। दूसरी बात यह है कि जब बुरहान वानी की शहादत हुई है, उससे कुछ ही अरसा पहले जो है जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप फॉर्म हो गई थी। यासीन साहब को मेरी वालदा ने एक ही बात की थी कि हमें आपसे बस एक ही चीज़ चाहिए कि जो मेन लीडरशिप है, गिलानी साहब और आप लोग, एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म के अंडर और भी ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से तहरीक को चलाएं। देखिए, ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी होती है कि आपके डिफरेंट जैसा पाकिस्तान में है, ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती हैं पॉलिटिकल पार्टी, मतलब उनका एक स्कूल ऑफ थॉट होता है। तो वो फिर अम्मी को उन्होंने कहा, यासीन साहब ने, कि इसका अगर ये फॉरम बना लूँगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये है कि आई कुड बी हैंग्ड फॉर दिस, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेथ होगी इंडिया के लिए। वैसे तो हम सभी एक हैं, मगर एक फॉर्मली आप चाहती हैं तो वो भी मैं कर लूँगा। तो अम्मी ने कहा अल्लाह पे आप छोड़ो। तो फर्स्ट टाइम एवर जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बनी हुर्रियत की। यासीन साहब ने खुद गाड़ी चलाई, आसिया साहिबा को भी लेके गए, मीरवाई साहब को लेके गए गाड़ी में, और शहीद गिलानी साहब के घर लेके गए, और वहाँ पे एक फॉर्मली अनाउंस हुई। उसकी सज़ा उनको इस वक्त, जो असल में सारे लीडर्स में अगर देखें कि सबसे ज़्यादा यासीन साहब पे अटैक है, हैंगिंग का, एक्सट्रीम मेजर्स उन पे लिए गए, फिजिकल भी बहुत टॉर्चर किया गया। दिस इज़ बिकॉज, और हैंगिंग की बिकॉज उन्होंने जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप जो बनाई। तो दे आर अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, डिवाइड नहीं, कोई राब्ता नहीं है। आखिर राब्ता कब हुआ था? बहुत अरसा पहले, आप गैस करें। 5 साल हम लोगों को हो गए 6.5 years पहले। उनसे हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी पे बात हुई थी, 22 फरवरी 2019, जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ उसके बाद, और वो न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए, तो उससे चंद दिन पहले इनको। कैसे गुजार रही हैं टाइम? किस तरह से, लाइक आप कितनी तड़प होगी कि आप उनकी, अगर खुदा न खास्ता अगर हैंगिंग का फैसला आता है जो कि एक्सपेक्टेड है, सोचती नहीं है कि क्या बनेगा, किस तरह से? ऐसे कामों में बंदा, लाइक इट्स टू डिफ़िकल्ट कि आपको ये नहीं पता उनकी सेहत कैसी है, आपको ये नहीं पता कि उनके साथ सलूक क्या किया जा रहा है, आप उनसे बात तक नहीं कर सकती। दिल नहीं करता कि उड़ के पहुंच जाए वहाँ पे? दिल तो बहुत कुछ करता है, बट ये है कि ये जो ये मिशंस होते हैं, ये तो सेक्रीफाइस ही मांगते हैं। इनमें आप बज़ाहिर मुझे अगर देख रहे होंगे या किसी को भी वहाँ से, मतलब ये काफ़ी दफ़ा आपको नज़र नहीं आएगा व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड, क्योंकि जब आप एक वॉरियर की तरह निकलते हैं, एक फाइटर स्पिरिट के साथ, तो आप अपने बेस्ट फॉर्म में निकलते हैं, आप भिखारियों की तरह नहीं निकलते। हालांकि मैं बहुत दफ़ा रोई भी हूँ, ब्रेकआउट भी हुई हूँ मीडिया के सामने, कभी कोई इत्ला आई है, बट ऑन द होल एक जो कहते हैं ना, एक आर्मर पहना हुआ है। मेरी वालदा कहती थी कि गेटिंग मैरिड टू यासीन मलिक का मतलब है तुमने वर्दी पहन ली है चाहत के लिए अपनी, मतलब एक स्ट्रगल, चाहे वो पुरअमन स्ट्रगल है, सियासी स्ट्रगल है, तो ये तो एक जहाद है। तो क्योंकि चॉइस भी मेरी थी, और बहुत टाइम मेरी वालदा ने कहा कि आप इतनी ब्रेव होगी,
बीइंग हिज फैन या फॉलोअर तहरीक का होना वो एक और चीज़ है। लाइफ पार्टनर तो मतलब कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ना, तो वो मुझे कहती नहीं अक्सर। तो बस वही मैं कह रही हूँ कि ये कुछ चीज़ें लिखी होती हैं अल्लाह की तरफ से, और वक्त के साथ मैंने देखा है कि और भी ज़्यादा मेरे अंदर ना वो पुख्तगी और डिटर्मिनेशन, बिलीफ अल्लाह के अंदर और भी बढ़ गया। स्पेशली अपनी वालदा की शहादत के बाद तो मैं कहती हूँ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब कि मुस्कुरा के आपने शहादत की लाइन पे जाना है, यही लाइन है। और इसी लाइन पे चाहे अकेले खड़े हों, ये यासीन साहब अक्सर मुझे कहते थे, जब मैंने सबसे पहली प्रोटेस्ट की थी, वीज़ा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने कहा तुमने मेरी पार्टी के लोगों को किसी को नहीं बुलाना, अकेला सड़क पे खड़ा होना अगर तुमने प्रोटेस्ट करनी है। और वही हुआ। बच्ची प्राइम में थी, शी वाज जस्ट हार्डली अ फ्यू मंथ्स, अम्मी थी, मैं थी और मेरी बहन, और हमने किसी को नहीं बुलाया, मीडिया के लोग थे और उन्होंने कहा नहीं हम खड़े हो जाते हैं आपके साथ। तो मतलब कि यही चीज़ें होती हैं ना कि आपने ये नहीं देखना कि सारी दुनिया आपके साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है, ये आपकी स्ट्रगल है और आपने क्या इसमें। तो वो वही है कि पहले तो आप निकले भी प्रोटेस्ट में सड़क पे अकेले, तो ये चीज़ें ही होती हैं कि ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ट्रेनिंग में आ जाता है, कोई है या नहीं है, आपने अपना कंटिन्यू करना है। 365 डेज आप कोशिश कर रही हैं, हम शायद नहीं कर रहे। मैं अगर आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं 365 डेज कश्मीर का जिक्र नहीं कर रहा, हमारी कौम जो है वो नहीं कर रही, तो ये बहरहाल क्रेडिट आपको जाता है। यासीन साहब से शादी फ़ैन होना, फॉलोअर होना, या कश्मीर की आज़ादी, एक्चुअल रीज़न क्या थी? दोनों। कसूर तो एक हीरो है, मतलब क्या है, ख्वाबों में ऐसे हीरोज़ जो कि फिल्मों में हम एक्शन हीरोज़ देखते हैं, उनकी बहादुरी, दिलेरी, हैंडसम, उनका स्टाइल, एवरीथिंग अबाउट हिम। फिर जो मिशन है, आई थिंक वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको पता नहीं चलता, आपको अल्लाह ले जाता है। और ये एक बहुत ही, मैं कहती हूँ कि मैं इनकी जो पहली ऑटोग्राफ भी जब मैंने इनकी ली थी, तो कहते हैं ना कि ये किस ईयर में? ये 2005, इट वाज आई थिंक 5 जून था मेरे ख्याल में। ये पीस प्रोसेस चल रहा था जनरल मुशर्रफ के टाइम, तो अम्मी वाज इन PMLQ, तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो आई थिंक एक आध दिन ही ओवर हुआ था एग्ज़ाम्स का, तो अम्मी इज़ लाइक के नो हुर्रियत रहनुमा सारे आए, जो कि हम बचपन से सब देख रहे होते हैं, कभी इनको देखेंगे रियल में, तो वो वाली। और मैंने अखबार में भी इनकी पिक्चर्स देखी थी, तो बड़े ही हैंडसम और वेव कर रहे थे। मेरे पास इनकी सारी क्लिपिंग्स हैं उस दौर की ना, और बाद की भी जो आते थे पाकिस्तान, सारी मैंने एल्बम बनाई हुई है। तो बस वो उनकी स्पीच सुनी, और बस जिस तरह फैंस कांप रहे होते हैं, आप शेक कर रहे होते हैं ऑटोग्राफ, मतलब कि मैंने ज़िंदगी में शायद किसी की ऑटोग्राफ नहीं ली होगी। हालांकि शुरू से बहुत से लोगों को, बिकॉज पेरेंट्स भी, हमारे घर भी लोग आ रहे होते थे, फेमस पर्सनैलिटीज़, अम्मी भी पॉलिटिक्स में, बट वो होता है ना कि इम्प्रेस होना, लाइक कोई नेल्सन मंडेला, चे गुवेरा, जिन्ना, कायद आज़म, यू नो, वो वाली जो फीलिंग होती है। तो अभी भी मैं उसी में ही हूँ। कोई उनकी शख्सियत की ऐसी चीज़ जो हमारे सामने नहीं है? बहुत अच्छा वो गाने गाते हैं, मतलब उनकी तराने भी, सॉन्ग्स भी, और वॉइस बहुत अच्छी है उनकी, और उनको बहुत शौक़ है कि मैं अच्छी तैयार हो रही हूँ, मतलब उनको इन चीज़ों का बहुत शौक़ है। वो शादी से पहले कभी मार्केट ही नहीं गए, मतलब कि उन्होंने बचपन में शॉप्स में गए होंगे, तो वो उसके बाद जब शादी हुई तो वो 1-2 दफ़ा लेके गए कश्मीर की शॉप्स में, तो सब हैरान थे, उनको पता ही नहीं होता, मतलब वॉलेट तक नहीं उनके पास, मतलब इतने वो दीवाने अपनी तहरीक में। तो उन्होंने फिर कपड़े निकालने, उनके लिए नई चीज़ें थी, कभी रेस्टोरेंट में जाना वाइफ को लेके, तो उनके लिए भी मतलब कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा उन्होंने ये चीज़ें देखी, क्योंकि बहुत बचपन में ही वो, ही वॉज अ टीनेजर जब वो इस तहरीक में आ गए थे। और फिर बस उनकी भी बड़ी इनोसेंट बातें हैं, जो मतलब कि होता है ना कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए मेन्यू निकाल रहे हैं, तो मैं बैठा हूँ इस तरह, मतलब कि ये चीज़ें उनके लिए ना, हमारे लिए तो नॉर्मल होंगी, हम लोगों के लिए तो बड़ी उनकी इनोसेंस, उनके अंदर बड़ी इनोसेंस है इन तरह की चीज़ों में। बहुत सी दुआएं हैं। पाकिस्तान से आपको ऑफर हुई, जाहिर है बार बार पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और आप उसके ऊपर नहीं आ रही क्योंकि आप समझते हैं कॉज कोई और है, क्योंकि ये कॉज सबकी कॉज है ना। असल में ये बात मेरी खाली नहीं, आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी पब्लिक फिगर इन ऑक्यूपाइड कश्मीर, और तो फिर वो एक बहुत बड़े मिशन पर हमें है। मगर एक आप ये समझें कि हमें हर पॉलिटिकल पार्टी से मिलना है, हर सेगमेंट, आप लोग हैं मीडिया, आप हमारी बहुत बड़ी वॉइस हैं, रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट, इंडस्ट्रियलिस्ट, किसान, तब आप
मिलिट्री, तब कश्मीर इज़ एवरीवेयर। देखें आप, आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, आपका सारा पानी कश्मीर से आता है, और अगलों का प्लान है इसको डेजर्ट में बनाने का। आप किसानों से मैं मिलती हूँ, वो मुझे कह रहे होते हैं जी कश्मीर की तहरीक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, उसकी आवाज़ बने, क्योंकि वो तहरीक स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें पानी आएगा, वरना तो सोने के भाव सब्जी बिकेगी कुछ अरसे में। जो इनका प्लान है इसको डेजर्ट में तब्दील करने का, दुश्मन की बहुत सी चालें हैं। जो आप जाते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपके पानी से बिजली बनती है, और हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है उसकी वजह से जब तक ये मसला टंगा रहेगा ग्रोथ नहीं होगी हम लोगों की। फिर उसके बाद आप न्यूक्लियर की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियर कश्मीर के पानी की भी ज़रूरत है उसको, और आप न्यूक्लियर बने भी कश्मीर पर है, इंडिया भी न्यूक्लियर कश्मीर पे बना है। तो पता है ना, मिलिटरीली वॉर ऑन टेरर आप देख लें बलूचिस्तान में, जो ये टेरर कर रहा है हिंदुस्तान, आरएसएस, रॉ, जो इनके नेटवर्क्स हैं, वो इसलिए ज़्यादा करते हैं जब तहरीक को वो स्लो डाउन सपोर्ट मिले। जब तहरीक का पिच हाई होती है तो आप देख लें बलूचिस्तान को डर जाता है इंडिया। तो मतलब हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। आपकी मतलब कि आपकी फॉरेन पॉलिसी को देख लें, आपका सीपैक गुजरना है कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान, 8-10 साल हो गए अभी तक उस पर इतना नहीं कुछ हुआ। क्यों नहीं हुआ? टारगेट किलिंग रॉ और इंडिया करता है, चाइनीज़ की बलूचिस्तान में, कराची, मतलब कि कोई भी चीज़ आप उठा के देख लेना, मतलब उसकी रूट जो है वो कश्मीर के हल तक। एक तो फेथ की बात है, मॉरली बिल्कुल लाइफ लाइन है आपकी, लाइफ लाइन है। वैसे आपको ऑन द होल, अब जब से आप ऑब्जर्व कर रही हैं कश्मीर के इशू को, आपको कौन सी हुकूमत, चले मैं कहता हूँ कि आप जब से होश में आई हैं तब से हम कर लेते हैं, मुशर्रफ का थोड़ा सा दौर आपको याद होगा जैसे आपने मुझे बताया, उसके बाद के 3 अदवार आ गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 2 दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपको कौन बेहतर लगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने सही तौर पे हक अदा किया मुकदमा लड़ने का, या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरनल मैटर्स और उसमें फंसी हुई थी, उनकी प्रायोरिटी कश्मीर नहीं थी? सब ने कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं, बट मैं क्योंकि इसके अंदर ओढ़ना बिछोड़ना कश्मीर है, तो मैं समझती हूँ कि 10 से 20 साल ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए थे बायलैटरलिज्म को। इनको वापस जाना चाहिए था यूनाइटेड नेशंस के अंदर, एनवॉय कश्मीर एनवॉय वहाँ से नॉमिनेट करवाना चाहिए था, कोई ऑब्जर्वर स्टेटस कश्मीर पे, कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है इंडिपेंडेंट यूनाइटेड नेशन से करवानी, रवांडा या यूगोस्लाविया। और ये चीज़ें तब होती हैं जब आप बायलैटरलिज्म से निकलते हैं, तब वो आपको सीरियसली यूनाइटेड नेशंस भी लेता है कि जी इनका डायलॉग में डेडलॉक आ गया, शेल्फ लाइफ एक्सपायर हो गया, अब चलो 4 साल दे दिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल दे दिए। मतलब एक हद होती है डायलॉग पे डायलॉग, आप एक दफ़ा डसे जाते हैं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, हर दफ़ा डायलॉग एंड पर पहुंचता है तो फिर ये उसको बैकफायर कर देते हैं। तो ये वहाँ से कोई फॉल्स फ्लैग कर देते हैं। पठानकोट, उरी का देख लें आप, ये बालाकोट देख लें आप, क्या नाम है, पुलवामा देख लें आप, 5 अगस्त देख लें आप, ये हाल ही में पहलगाम का देख लें, समझौता एक्सप्रेस देख लें आप, ये जाफर एक्सप्रेस देख लें। मतलब कि एक के बाद एक, और फिर सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया जाता है कश्मीर के ऊपर। फिर तो वाई वेस्ट टाइम ऑफ अ नेशन जिसकी एक्सट्रीम सफरिंग्स हैं। पाकिस्तान भी सफ़र कर रहा है वॉर ऑन टेरर। असल तो वॉर विद ऑन टेरर इंडिया की वजह से हुई है हमारी, जो वॉर ऑन टेरर 9/11 के बाद वो पड़ गया हमारे पीछे। तो कितने फौजी, कितने जवान, कितनी बच्चे, कितने लोग, हमारी अवाम सफ़र किया है, उन्होंने शहीद हुए पाकिस्तान, फैमिलीज आज भी सफ़र कर रही हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि हम डिफरेंट एंगल से जैसे बात कर रहे हैं, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि हम देखते हैं ठीक है बॉलीवुड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सारा कुछ है, आप ये नहीं समझती चीज़ कि हमारी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है या इवन ड्रामा इंडस्ट्री है, उसकी तरजीहात में कश्मीर नहीं है? अच्छा, मुझे याद है कि हमारे बचपन में पाकिस्तान टेलीविज़न पे समाही का एक ड्रामा हुआ करता था, तो कश्मीर पे ड्रामास बना करते थे और उनका बड़ा इम्पैक्ट होता था। इम्पैक्ट इसलिए होता था, आज शायद हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारी गुट्टी के अंदर हमें जो है वो बताया गया कश्मीर जो है वो हमारा है और ज्यादती हो रही है, उसको आज़ाद करवाना है। और इसीलिए शायद मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। शायद आज से 10 साल पहले पैदा होने वाला बच्चा, उसकी प्रायोरिटी ये उस तरह से ना हो, क्योंकि आपके कल्चर, आपकी चीज़ों के अंदर बहुत आपने समझती कि हमारी फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री की वो प्रायोरिटी नहीं रहेगी कश्मीर की जो पहले थी। और उधर देखा जाए अगर तो वो मूवीज पे मूवीज, मैं तो हैरान रह गया सिलेबस के अंदर पूरी अवाम को ब्रेन वॉश किया। उनका तो झूठा नैरेटिव है।
तो यहाँ पे तो सिलेबस में अगर बचपन से ही बेसिक जो है कश्मीर की स्ट्रगल के हवाले से, हुर्रियत रहनुमाओं के हवाले से, तो वो हो तो कोई मतलब ये मानने को मैं मतलब कि दिस इज़ लाइक 100% के जो यूथ है, बच्चे हैं, वो टोटली उनका जो है टिल्ट होगा टूवर्ड्स कश्मीर कॉज। उनको पता आते ही नहीं है। अब छोटी एज के बच्चे से आप किंडरगार्टन की पूछ, हमें तो पता था, हमें तो टीचर्स बता रही होती थी, हम प्राइवेट स्कूल्स में थे, नॉट गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में थे, पेरेंट्स तो बताते थे, मगर टीचर्स भी कश्मीर फंड इकट्ठा करें, बड़ी ईद आती है तो बकरे की मतलब कि कुर्बानी के जो पैसे हैं वो आप कश्मीर फंड में दे। कोई इवेंट आया है तो कोई ना कोई पार्ट कश्मीर का रखा जाता था, चाहे अगर आप डिबेटिंग उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं तो उसमें अगर 4 बच्चे हैं तो एक बच्चे ने कश्मीर के ऊपर अपनी डिबेट तैयार की होती थी। बचपन से बताया जाता था कि ये पानी जो है ये कश्मीर के खून से आता है, तो वो पानी जाया नहीं करना आप लोगों को, उनकी वजह मतलब कि एक कनेक्शन था बहुत डीप। और अब ये नहीं मैं कहती कि हमारी आवाम इंडिफरेंट है, उनको एंगेज नहीं किया जाता। अगर ये सिलेबस में स्कूल लेवल से ले आए तो कोई इसमें शक ही नहीं है। यहाँ तो पता नहीं किन किन के सिलेबस में शक्लें ले आए हैं ये लोग, मतलब कि इट्स इज अ मॉकरी, इट इज़ अ मॉकरी। कहाँ कायद आज़म, कहाँ फातिमा जिन्ना, कहाँ अलामा इकबाल और कहाँ ये लोग। अब तो आप कहीं भी आ जाएं तो तस्वीरें आपको उनकी नहीं नजर आती जो फादर ऑफ नेशन की हैं, आपको इनके ऐड और इनके बैनर्स नजर आते हैं इन सियासी पार्टियों में। ये चीजें नहीं होती हैं सर। आप लोगों को कहीं हुर्रियत के रहनुमाओं की कहाँ नजर आ रही है? कहाँ 5 फरवरी या 5 अगस्त को ही फर्ज पूरा, और उसमें भी अब कम कर दिए तस्वीरें, कम कर दिए। यस बिल्कुल। तो ये आप मीडिया भी तभी करेगा जब अच्छा मैं इसको अंगारवादी एक होता था, अंगारवादी होता था। यस, और वो मुझे वो आंटी मिली और लेजेंडरी एक्टर्स थे उस जमाने के। तो अभी कुछ अर्सा पहले एक आर्ट फेस्टिवल हुआ था आपके लाहौर में, बाहर से भी ट्रूपेज आए हुए थे, तो उसके अंदर भी कश्मीर की परफॉर्मेंसेस। तो वो मुझे कह रही थी कि हम लोग वुजू करके जो है ये अंगारवादी शूट करते थे, और ये हमारी और आंखों में आंसू था। तो और वो पूरी कहती थी कि पूरी कौम जो है सन्नाटा हो जाता था, यहाँ पे सब लोग टीवी देख रहे होते थे। तो अब बहुत से वेज हैं हम लोग कर सकते हैं, और उन्होंने तो वॉर रूम्स बनाए हुए इस वक्त इंडिया के हर मीडिया हाउस ने। कश्मीर के ऊपर ग्राफिक झूठा सच्चा जो उनका नैरेटिव चल रहा होता है सिलेबस में है। उनका प्राइम मिनिस्टर जो है फाइटर जेट में बैठा हुआ है, यहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा भी बॉर्डर पे नहीं गया, ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो गए हैं और वर्किंग बाउंड्रीज पे। और हमारे आर्मी चीफ दिन रात ही इज गोइंग टुवर्ड्स द बॉर्डर एंड ऑल द एरियाज, यू नो, LOC पे सारा जो है वो, मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली आर्मी की नहीं होती, जो पोलिटिकल लीडरशिप होती है ये उसका काम होता है कि अवाम के अंदर वो इनकलकेट करे। मगर ये सिर्फ उस वक्त तक करते हैं जो नैरेटिव्स इन लोगों के होते हैं, जब इन्होंने पावर में सबकी मैं बात कर रही हूँ, इलेक्शंस में आने के लिए वोट 45 फॉर्म 45 फॉर्म 47 हर बच्चे को रटा हुआ है। इतनी कैंपेन उस चीज की हुई है। मगर डोंट यू थिंक कि कश्मीर एक इबादत है, कश्मीर आपकी लाइफ लाइन है, तो उसका आपका मतलब जो असल है, आप देख लें, मैंने 2 महीने पहले मैं इधर ही थी, 19 फरवरी मेरा एड्रेस था लाहौर हाई कोर्ट में, मैं GT रोड से आ रही थी, पहली मतलब काफ़ी अरसे के बाद मैं मोटरवे की जगह GT रोड से हम आ रहे थे, तो मेरी वालदा की जुमेरात भी थी यहाँ पे, तो सारे दरिया खुश्क थे। तो हम लोगों ने अमूमन हम ना कश्मीर के तराने ट्रैवलिंग में लगाते हैं, कुछ नए भी बड़े अच्छे तराने, वो भी बल्कि मैं आपसे शेयर करूंगी, आप अपने पॉडकास्ट में ज़रूर वो शेयर कीजिएगा। तो उस वक्त हमने यही फैमिली डिस्कस करी थी कि लगता है पाकिस्तान आपस में ही लड़ रहे हैं, नाराज हैं एक दूसरे से, तो कश्मीर को भूल गए, तो इसलिए ये दरिया खुश्क हो गए। यहाँ मैं आई, आपके लाहौर पहुंची, मेरा उसी दिन एड्रेस था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और 5 महीने से बारिश नहीं हुई थी, बिल्कुल बारिश। तो मैंने कहा आप लोग हमारा खून पीते हैं पाकिस्तानियों, ये तहरीक की वजह से आता है पानी, और आप भूल गए हैं लगता है अपनी ही लड़ाइयों के अंदर। तो कभी हम इन शहीदों को भी याद कर लें आप फिर से। यकीन करें उस रात, आप रिकॉर्ड निकाल लें, मैं तहज्जुद में थी, रात को मैं दुआ करी थी, उसी टाइम पे बारिश शुरू हुई 5 महीनों के बाद, और उसके बाद बारिशें होती रही हैं। और जब फिर मेरी वापसी थी लाहौर से उसके 1 या 2 दिन के बाद, तो सारे दरिया भरे हुए थे पानी से। तो यही है कि हम बड़ी बरकत है शहीदों की स्ट्रगल को याद रखना, और वो आपको वो मुंतजर हैं इस वक्त, वो देख रहे हैं, वो अवाम को देख रहे हैं असल में, कि वो अवाम जो हर वक्त हमें याद रखती थी। तो अब मैं देख रही हूँ कि मैंने उस वक्त कहा था जब पानी बंद करेगा ना मोदी, तब आप लोगों ने कश्मीर को याद करना है, तब देर होगी। आप देख लें पानी जिस दिन से बंद हुआ है, हर चैनल पे हर कोई कश्मीर कश्मीर कश्मीर, मतलब एक, क्योंकि लाइफ लाइन है ना हमारी। तो मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है कि हम लोग जो हैं
अपने लोकल इश्यूज को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आपकी ग्रीवेंसेस हैं, जेन्युइन होंगे, बिल्कुल होंगे, बट थोड़ा सा टाइम इस मामले के अंदर को कम से कम जो है वो करें। जैसे अभी आपने बात किया ना इसकी कि सिर्फ ये आर्मी चीफ का नहीं है, मैं कहना ये चाह रहा था कि देखिए एस्टैब्लिशमेंट लफ्ज को ना हमने अंडरस्टैंड ही नहीं किया हुआ। हम कहते हैं फौज, एस्टैब्लिशमेंट में आपकी हुकूमत भी है, आपकी अदलिया भी है, ये सारे जितने भी डिसीजन मेकिंग के अंदर जितने भी लोग आते हैं सारे के सारे एस्टैब्लिशमेंट के अंदर है। तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए जिसमें ये तमाम इदारे हैं, जिसमें आपकी मुकन्ना है आपके, कि ये इसके ऊपर अपना रोल जो है वो प्ले करें। आज़ाद कश्मीर जब आप जाती हैं वहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा होता है? वहाँ पे तो बेस कैंप है, बल्कि मैंने तो प्रपोज भी किया है। मैं अभी वागा पे गई हुई थी, जो हमारी डिवाइडेड फैमिलीज आ रही हैं जी, तो मकबूजा कश्मीर बड़ी आग लगी है। जी जी, आपने देखा है, इंडियन मीडिया देखा, पता नहीं आपको टाइम नहीं मिला होगा क्योंकि आप मुसलसल उसमें ट्रैवलिंग में है। वो वागा की वीडियो उठा के जो है वो बड़ा उन्होंने जो है वो शो डाला हुआ है। अच्छा जी जी, तो वो डिवाइडेड फैमिलीज जो हैं 40-40 साल से जिनकी शादियां हुई हैं मकबूजा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की फैमिलीज, उनको बाहर फेंक रहे हैं अपने घरों से, और जिसमें जो पाकिस्तान की कनेक्शन से या आज़ाद कश्मीर, तो वो उनको मैं रिसीव करने गई थी वागा पे। मैंने वहाँ पे अनाउंस किया कि हमें अब बेस कैंप को वॉर काउंसिल में डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है टारगेट पर नीलम है, सारी LOC है, रावला कोट में इन पे उन्होंने टारगेट पे डाला हुआ है। तो हम अपनी आवाम को जहाँ कहीं भी जंग का खतरा हो, ये तो न्यूक्लियर जंग है, 3 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं इस टाइम पे, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, और बहुत करीब हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और वाटर टेररिज्म तो उन्होंने कर लिया। तो मैंने कहा है कि वॉर काउंसिल का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्रीज, शक्करगढ़, नारोवाल, सियालकोट, ये सारे एरियाज जो भी बॉर्डर एरियाज हैं, कि उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं, स्पेशली वो लोग, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उनकी कराई जाए, और उसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स लगाने की, फर्स्ट एड क्या होती है, नर्सिंग क्या होती है, स्टॉक पाइल करना फूड्स को, क्योंकि इतना लाइटली इसको लिया जा रहा है, क्योंकि सारों ने ना सारा मलबा आर्मी पे डाल दिया है। हाँ। मतलब कि ये जी वो जाने उनका काम है। तो वो जो चीज़ है जो कि मतलब कि हमें जो पीपल्स मोबिलाइजेशन, और बहुत सेंसिटिव है, मैं ये भी आप लोगों को कहूँगी कि मैं आवाम को भी कहूँगी जोक्स बनाना बंद कर दें, ऊपर का भी एक अजाब होता है। ठीक है हम बहुत स्ट्रांग है मिलिटरी, मगर जो वो निहत्ती कौम पे इस वक्त जो इतना ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, और जिस तरह फलस्तीन का वो बढ़ा रहे हैं, तो ये मजाक का टाइम नहीं है। इस वक्त जो भी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है थ्रू इनोसेंस, कोई अगर यंगस्टर या कोई बंदा या बंदी कोई बॉर्डर एरिया की पिक्चर ले रहा है, कोई चेक पोस्ट की ले रहा है, कोई चढ़ा रहा है फेसबुक पे, जिससे नहीं ये दुश्मन जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है और इंफॉर्मेशन लीकेज हो जाती है। तो ये भी ब्रीफिंग्स खाली मीडिया को देना इनफ नहीं है। तो वॉर काउंसिल का मतलब ये होता है, तो इसकी तरफ हमें हेड करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह माफ करे कोई चाह रहा है जंग हो, हम कभी भी नहीं चाहते। कश्मीरी तो सबसे ज्यादा जो है डिफेंस लाइन बने हुए कश्मीर पाकिस्तान की 10 लाख फौज, मगर हालात बहुत डेंजरस जा रहे हैं, डर्टी टर्न ले रहे हैं, और हम लोगों को इसको बहुत सीरियसली। और दूसरा मैंने प्रपोज किया है कि वॉर रूम्स हमारे मीडिया चैनल्स में हाई टाइम है कि बन जाए, जो कि जिस तरह वो दुश्मन जो है दिन रात प्रोपेगेंडा करे, आप ही हमारी वॉइस है पाकिस्तान का जो मीडिया है। मैं गुज़िश्ता दिनों कश्मीर, आज़ाद कश्मीर गया था, अभी ये 1 माह हुआ है, तो मैंने बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया। मैं 2-3 दिन गुजारे वहाँ पे, और मैंने बहुत से लोगों से मुलाकातें की। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी थे, उसमें पुलिस के हाई ऑफिशियल्स भी थे, और नौजवान भी थे। मैं ये खुद जानना चाहता था कि भारत जो, मैं आज पहली दफ़ा आपके तवस्सुस से इस पॉडकास्ट में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आप रेलेवेंट हैं, इससे पहले मौका नहीं मिला, मैंने बात करनी थी कि जब मैं उन नौजवानों से मिला, उन लोगों से मिला, तो मैं वो जो एक गलत इन्फॉर्मेशन भारत पहुंचा रहा है कि कश्मीर के नौजवान भी हमारे साथ नहीं है। आप यकीन कीजिए कि जैसे मुझे अपनी हुकूमत से कोई शिकवा हो सकता है, ऐसे ही शायद उनको भी अपनी हुकूमत से कोई शिकवा हो सकता है। वो शिकवा ये हो सकता है महंगाई कम करें, वो शिकवा ये हो सकता है कि ज़रा अमन व अमान कायम करें, वो शिकवा ये हो सकता है कि मेरे बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखें। किसी एक भी, मतलब मैंने यूथ सैकड़ों के हिसाब से मैं उनके साथ जो है वो वक्त गुजारा, मैंने किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि नहीं हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। आपकी फाइंडिंग्स क्या है इस हवाले से? देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसकी 2-3 रुख हैं इसके। मैंने जो बहुत कीनली देखा है पाकिस्तान के अंदर भी और आज़ाद कश्मीर में, इवन बलूचिस्तान में, कि हर मसले को ना मैंने देखा है इतना फेलियर है आपके पॉलिटिशियंस का, आई एम सॉरी टू से, चाहे जिस भी पार्टी के, मोस्टली का, इनकी इतनी पुअर एंगेजमेंट है आवाम के साथ। अब अवामी एक्शन कमेटी है, एक बात करें, सारी कौम क्यों निकली उनके साथ, राइट? इसलिए निकली क्योंकि उनके जो उनके डिमांड्स थी
वो एड्रेस टाइमली नहीं हुई। जब वो थोड़े से लोगों की डिमांड थी उसको नॉन सीरियसली लिया गया, वो ग्रो करती रही, ग्रो और जो वीआईपी कल्चर है आपके मुल्क का, हमारे मुल्क का, ये इतना मैं कहती हूँ घिनौना, बल्कि ये सबसे बड़ा दुश्मन है जो डिस्कनेक्ट ले आता है अवाम के अंदर। क्योंकि अब सोशल मीडिया है, अब लोगों के पास वॉइस है, जो भी रिजेंटमेंट होती है वो उस पर बोलते हैं और फिर वो ट्रेंड्स में आ जाती है, चाहे जितने भी उस पर ब्लॉग्स लगे हैं। तो वो पॉलिटिशियंस बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना और ज़्यादातर उन्होंने टाइम इस्लामाबाद में गुजारना। अब सारे मुझसे नाराज़ हो जाएंगे मगर बात सच है। और जब ये मसला भी हुआ तो उस वक्त अक्सर जो लोग थे वो इस्लामाबाद के कश्मीर हाउस में थे। एंड में सॉल्व मिलिट्री ने करवाया बिहाइंड द सीन। मैं एक बात कर रही हूँ, क्यों ये किया जाता है? आप टाइमली उनको मिले, आप उनके एड्रेस करें, उनकी ग्रीवेंसेस, और पॉलिटिशियन का काम है अवाम जूतियां भी मारे, गालियां भी दे, आपका काम है आप अवाम के गिले शिकवे को रिजॉल्व करें। बिल्कुल सही। मगर आप भाग जाते हैं, आप अपने वीआई कल्चर में कहीं ना, ये गरीब अवाम है, इनका क्या है, इनको हमने एक रेले में जलसे में बुला लेना है और जलसे में बिरयानियाँ खिला देनी है, क्राउड दिखाना है, दूर पे बुलेट प्रूफ जो ग्लास के आगे हमने एड्रेस कर देना है, इनका क्या है। मगर अब अवाम के पास सोशल मीडिया की भी आवाज़ आ गई है, अब उनको आप इस तरह नहीं ले सकते। बलूचिस्तान में भी कितने डेकेड से आप देख लें, जो वहाँ पे इकोनॉमिक डेप्रिवेशन थी उसको एड्रेस नहीं किया वहाँ के पॉलिटिशियंस ने, और वो डायरेक्ट कर देते हैं आर्मी के आगे। अभी भी कश्मीर का मामला आप देख लें कि आपकी लीडरशिप मोस्टली जो गवर्नमेंट में स्पेशली, कि वो कह रहे हैं जी हम न्यूक्लियर है, हमारी आर्मी डिफेंड करेगी। भाई मेरे, आप लोगों ने अभी तक कौम से खिताब ही नहीं किया। आप पॉलिटिशियन हैं, आप लीडर हैं मुल्क के, आप कौम को कॉन्फिडेंस में लें, आप उनको बताएं कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी जंग वाटर टेररिज्म की हम पे नथी कर दी है और धमकियां दे रहे हैं और पूरा का पूरा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक जंग की तरफ मामला और कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। अभी जाफर एक्सप्रेस उन्होंने किया है, हमारी क्या लाशें जो इतनी सस्ती हो। तो कॉन्फिडेंस में लेना होता है अवाम को, अवाम होती है असल पावर, तो वो तो एड्रेस ही नहीं अभी तक हुआ। फिर जॉइंट सेशन ही नहीं हुआ पार्लियामेंट का जिसमें सारी सियासतदान अपना इसमें इनपुट दें, अपना फीडबैक दें, अपने ओपिनियंस दें। आपने झट कह दिया है कि जी हम तैयार हैं, जो भी कोई इम्पार्शियल प्रोब होगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये कहना चाहिए था पाकिस्तान को कि आपने 10 मिनट के अंदर FIR पाकिस्तान पे काट दी है, तहरीक को आपने जो है बदनाम करने की कोशिश की। हाउ डेयर यू डू यकतरफा। बल्कि इनको जो है इनके खिलाफ इनको सू करना चाहिए था इंटरनेशनली कि इन्होंने वाटर टेररिज्म किया है, ये इलीगल काम किया, इनके पर सैंक्शंस लगें। और ये थर्ड पार्टी का काम होता है जो रिकन्सिलिएशन कराती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, रशिया हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो। मतलब कि जो बाद में जो आते हैं ना कि कोई सुलह करवाने, ये उनका काम होता है कि हम इम्पार्शियल प्रोब की तरफ मामला। ये आपका काम नहीं होता जब आपके ऊपर उन्होंने पूरी कौम पे वाटर टेररिज्म कर दिया है, कश्मीरी कौम के ऊपर और ज़्यादा नस्ल कुशी की जा रही है और जंग आप पे मुसल्लत कर दिया और आप तब कह रहे हैं जी हम वी आर रेडी फॉर। केपेबल नहीं है, नियत नहीं है। दिस इज नॉट द पॉलिसी। देखिए, वी आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, वी हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री और रीजनल भी क्लाइमेट हमें फेवर कर रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट भी हमें फेवर कर रहा है। बिकॉज ये टोपी ड्रामा कितनी दफ़ा ऑर्केस्ट्रेट होकर रिपीट हो रहा है हिंदुस्तान का फॉल्स फ्लैग का, कि अब इंडिया में भी इसके कोई बायर्स नहीं रहे। जो हर दफा बीजेपी जीतती है इलेक्शन पाकिस्तान पे कश्मीर पे डाल के, अब वो भी नहीं अब कोई मान रहा उस तरह। आप देख रहे हैं कि उनके आर्मी के अंदर से लोग कह रहे हैं वी आर नॉट रेडी। उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अभी लेटेस्ट में भी आ रही थी आपके पास, तो आप हैरान होंगे कि एक और लीक होगी, इंडिया से लीक हुई है खबर। जो कांग्रेस के इस वक्त जो हेड है पूरी कांग्रेस के, उन्होंने जलसे में कहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी कि ये वाकया जो है 3 दिन पहले अकॉर्डिंग टू देम कि ये होना था वहाँ पे 22 से 3 दिन पहले, और ये रिपोर्ट मोदी को आ गई थी टेबल पे इंटेलिजेंस की। तो मोदी ने रिफ्यूज़ कर दिया जाने का, मगर उसने कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं वहाँ पे डिप्लॉय की पहलगाम में। तो ये तो इन इट सेल्फ बड़ा फिशी बात है। और दूसरी बात यह है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। तो इनके अंदर ही ये खुद ही स्ट्रिप हो रहे हैं, इन्होंने कब्र अपनी खोद दी है। और ये मैं कहती हूँ ये इंडिया का जो है ना इस वक्त का गॉर्बाचोव है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि हमारे सियासतदान, उनकी तवज्जो नहीं है, उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, उनकी नीयत नहीं है, या वो इतना अपने मामलात के अंदर फंसे हुए हैं कि उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। वोट हल्के से इधर से उधर हो जाए तो वोट को इज्जत दो। फॉर्म 45 47 पर ये
इनको तो आता है कैंपेन करना आता है ना। नहीं, मैं तो प्रायोरिटी नहीं है। मैं तो आपको कह रही हूँ ना कि इनको अपने पॉलिटिकल एजेंडाज टू कम इनटू पावर के लिए मैं स्काई इज द लिमिट फॉर कैंपेनिंग। ये करोड़ों अरबों लगा सकते हैं अपने जलसों रैलियों पे, मगर तहरीक के लिए किसने कौन सी लॉन्ग मार्च की, किसने कौन सी जलसे किए, किसने सिर्फ साल में एक आध स्पीचेस, कौन गया इंटरनेशनल अदालतों में। जमात इस्लामी के हुए 2-4 हुए उनके भी, मगर जो पावर में गवर्नमेंट्स रही हैं यहाँ पे उनके साथ भी इनके अलायंसेस रहे, बट कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी अभी तक नहीं आई है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े किए हैं, उन्होंने किए हैं, यू आर राइट, बट यह है कि पॉलिसी जहाँ तक है कि हम लोगों ने कश्मीर को कैसे आज़ाद करवाना है, उसके लिए हमने क्या क्या करना है, कौन से हमने कश्मीर डेस्क ग्लोबली जो है अपनी एम्बेसीज में इस्टेब्लिश करने, हमने किन किन स्ट्रैटेजिस्ट या लॉबीज। आपको पता है बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की, इन्होंने बाहर के मुल्कों में लॉबियस्ट और स्ट्रैटेजिस्ट हायर किए होते हैं मार्केटिंग के लिए अपने एजेंडा को। किसने कश्मीर के लिए किया? अब देख लें, पानी बंद हुआ है तो ये सब अब भी उस तरह ये सीरियसली नहीं ले रहे। अब भी इन्होंने आर्मी चीफ पे डाला, वन मैन या आर्मी की बात नहीं है, आपने अवाम को और अवाम तो सारी तहरीक के साथ खड़ी है जहां मैं चली जाऊं, मगर कोई पॉलिसी तो आए ना। तो वो अवाम को ही मैं कहूंगी कि अपनी खातिर, अपनी गैरत की खातिर आप लोग जागें, निकलें बाहर, एहतजाज करें और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो ये दहशत गर्दी कर रहा है। हमें बहुत बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट लॉयर्स की, सिविल सोसाइटी की, ट्रेडर्स की, किसानों की, यूथ की चाहिए कि हम अगली नस्लों को ये हमने एक शोलिस्तान बना देना है कि सोने के भाव यहाँ पे चीज़ें और दहशत गर्दी। तो ये तो अब सर पे पड़ गई है, तो अब तो अपनी खातिर निकले। वोट्स तो बाद में हो जाएंगे, इलेक्शंस भी हो जाएंगे, आप लोगों के कोर्ट से भी आप लोग इंशाल्लाह बहाल हो जाएंगे, कैदी भी निकल आएंगे, मगर ये तो आपकी अगली नस्लें भी खत्म हो जाएंगी। जो ये वार मोदी कर रहा है, आप एज अ नेशन एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी अभी तक। मैंने बल्कि खुद प्रपोज किया है कि मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करती हूँ क्योंकि हम न्यूट्रल हैं, हम सबको मिलने के लिए जा रहे हैं, हम सब मकतबा फ़िक्र के लोगों को मैं इनवाइट करूँगी। अगर इनकी आपस में ये बैठ नहीं सकते तो चलो तहरीक के लोगों के साथ कॉल दी जाए और हम आज़ाद कश्मीर में करेंगे, APC वहाँ करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा थ्रेट है बेस कैंप के ऊपर। अच्छा। और मैं उसके लिए चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, किसी भी पार्टी को, चाहे मुझे जेलों में जाके रिक्वेस्ट करनी पड़े जो एक पार्टी के लीडर है, चाहे मैं दूसरों के पास जाऊँ। मैं तो पहले भी जेलों में गई हूँ, जब मैं इंटरम में आई हूँ, मैं आई तहरीक के लिए थी और यासीन साहब के लिए, उनकी रिहाई के लिए और पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मगर मैं फ़ौरन जो मेरे पहला दौरा हुआ था वो कोट लखपत जेल का हुआ था और उसके अंदर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की सारी औरतों को मिली थी 4 से 5 घंटे। और तब भी आपको पता ही होगा कि उसके जो 5 महीने उनको बेल नहीं हुई थी, उसके मेरे निकलने के बाद नहीं जो पूरा था मैं उनको भी मिली थी। तो मैं जब मैं गई थी वहां पे, आपको रिकॉर्ड भी निकाल लें, उसके 5 दिन के बाद 6 लेडीज की बेल हुई थी जो 5 महीने नहीं हुई थी। ये नहीं है कि मैं अपना कह रही हूँ कि ये मेरी थिंकिंग है कि औरतों को जेलों के अंदर नहीं होना चाहिए। फॉरगिवन, आगे लेट्स मूव ऑन। मुल्क को हमने यूनिफाई करना है और कश्मीर पे वाहिद एक चीज़ है जिसपे पूरी कौम, जो जाफर एक्सप्रेस पे भी इतनी यूनिफाइड नहीं हुई कौम जब पहलगाम पे हुआ है मकबूजा कश्मीर में, मैंने देखा है कि पूरी कौम जो है वो इकट्ठी हो गई। 2 चीज़ें सर मुझे बताइएगा, फिर हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। मुझे एक ये बताइएगा कि ऑनेस्ट ओपिनियन मैं इसलिए चाहता हूँ आपकी कि आप बड़े करीब से सारे मामले को ना सिर्फ देख रही हैं बल्कि मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, सेक्रीफाइसेस कर रही हैं। हम मुसलमान हैं, हम नाउमीद नहीं हो सकते, हमारे वो है ही नहीं। ज़मीनी हकायक देखते हुए आपको लगता है इसका कुछ सोल्यूशन आने वाले 10 सालों के अंदर भी जो है वो पॉसिबल है? अल्लाह चाहे कुन फयकुन का मालिक है, तो ये अल्लाह हमें टेस्ट करता है। असल में हमारा फेथ क्या है कि हक और बातिल की जंग में हक जो है, अक्सर अल्लाह ने अपनी खुदाई जो प्रूव कैसे की है कि जो कमज़ोर होता है उसको बातिल से टकराता है। अब आप देख लें कि जो सूरह फील थी, जिस तरह सबसे छोटी ये अबाबील ने आके जो इतने बड़े हाथियों को और जो उस पे सरदार थे उनको जो है वो हरा दिया और खाना काबा की प्रोटेक्शन की। बिल्कुल सही। हजरत यूनुस मछली के पेट से निकाल दिया। अभी जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, कश्मीर के लिए कोई नहीं निकला जब 5 अगस्त हुआ 2019, लॉकडाउन में रहा, कितने महीने भूखे प्यासे लोगों को मार दिया, कत्ल किया।
तो कोई नहीं आया तो क्या किया अल्लाह ने, पूरी दुनिया को लॉकडाउन में, कोरोना में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि नाउम्मीद तो सवाल ही नहीं इससे होता। अच्छा जवाब अगर कोई नहीं अल्लाह चाहे इससे अच्छा कोई जवाब नहीं तो हो किसी सकता। सेकंड कुछ भी कर हाँ, देगा, ये 10 लाख फौज कुछ नहीं। बल्कि मुझे अपना सवाल अब बड़ा छोटा लग रहा है जो आपने बात कर दिया, बहुत खूबसूरत आपने बात कर दी। आखिर में मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके अंदर, मेरा ताल्लुक भी रहा मीडिया से 15 साल, आज भी किसी न किसी बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी न किसी चैनल से मुंसलिक हूँ। जो उनका मीडिया रोल प्ले कर रहा है, आप समझते हैं कि उसमें भी हमारा मीडिया, पहले हमने टीवी और उसकी ड्रामा की बात की, अब मैं न्यूज़ चैनल्स की बात कर रहा हूँ। हमारी प्रायोरिटी भी वो नहीं होती। हम भी सीजनल, कोई थोड़ी सी आवाज़ उठी तो हमने शाम की स्लॉट्स भर ली उसके अंदर। उनके आप अर्नब गोस्वामी समेत सारों को देख लें तो वो आपको पूरा साल एक ही रट्टा लगाते हुए नजर आते हैं। They own that topic, और उसके लिए वो अरबों खरबों लगाते और हैं। मुझे एक दिन इतना अच्छा लगा, आई वॉज वॉचिंग, मेरे बड़े अच्छे दोस्त जान अचकजई, ही वॉज इन अर्नब गोस्वामी के चैनल में, तो उन्होंने कहा कि यू रॉ एजेंट। मुझे उसका जवाब बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा प्राउड टू बी रॉ एजेंट, यानी हमारे यहाँ पे अगर कह दिया जाए ISI एजेंट तो हम पता नहीं कैसे हो जाते हैं कि क्या भाई, हमारी फौज, हमारी एजेंसी अगर उनकी कुछ लाइन टो कर रहा है तो इसमें क्या गलत है। यानी वो आपके ऑन करने वाली बात कि वो इस हद तक ऑन कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो तो मतलब कि सारी जंगें जीत लेते हैं ना टीवी पे बैठ के। हाँ, मगर असल जो चीज़ है कि वो नैरेटिव इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं क्योंकि उनके जो मुल्क में इतनी ज़्यादा मूवमेंट्स हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे प्रॉब्लम्स इस तरह के हैं ही नहीं जो उनके हैं। तो वो अपनी मुहिब्बे वतनी को बार बार रिपीट करते हैं, उसके लिए झूठे नैरेटिव्स, क्योंकि कॉन्टिनेंट है। वो देख लें, अक्साई चैन का देख लें, फिर उसके बाद लद्दाख, ये सारा ये तो इनका हिस्सा है भी नहीं। मगर जो वो 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं उनका चिकन नेक है, नक्सलाइट्स हो गए, तामिल्स हो गए, फिर मणिपुर, नागालैंड, मतलब क्या क्या, और अब तो सिखों की खालिस्तान में तो क्या क्या नहीं है। तो वो फिर बहुत ज़्यादा पंप करते हैं अवाम को, और फिर ये तो है भी गोदी मीडिया उनका। मगर हमारा जो अफसोस होता है कि उनका प्राइम टाइम, चाहे कांग्रेस का टाइम हो या बीजेपी का, दे ओन कि कश्मीर इज़ द मेन थिंग। मगर हमारा ये होता है कि अभी इस वक्त जंग छिड़ गई है, ये जंग ही है। अब देखें, हर दफ़ा कोई वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर होता नहीं है, कल्चरल भी जंग होती है, हाइब्रिड भी जंग होती है, लॉफेयर के थ्रू भी होती है, वाटर टेररिज्म के थ्रू भी होती है। तो वेपन्स बहुत एडवांस्ड हो गए हैं अब तो उस वक्त आपका PSL दिखा रहे होते हैं। तो दूसरा ये है कि प्राइम टाइम पे आप दिखा रहे हैं बाबर आजम की बैटिंग, मतलब खुदा का खौफ करो, लाशें गिरी हैं। अब अपने बाथरूम में आपकी टैप में पानी ना आएगा तो फिर आप लोग निकलेंगे बाहर कि वुजू नहीं कर सके। तो ये मीडिया पॉलिसी भी कौन बनाता है? हुकूमत बनाती है। ये आप लोगों का कसूर नहीं है, ये ऊपर से ऑर्डर आता है। मगर ये है कि अवाम सबसे बड़ा प्रेशर है। अवाम इसके ऊपर कैंपेन करे, साथ दे कश्मीरियों का, पाकिस्तान की फ्यूचर का साथ दे, और पाकिस्तान की मतलब के बका के लिए, सलामती के लिए हम सब का फर्ज है। मैं आखिर में एक ज़रूर बात करना चाहूँगा आपकी मौजूदगी में कि हमारे जो IT एक्सपर्ट्स हैं ना, उनको भी चाहिए कि अपने पोर्टल्स लॉन्च करें। हम फेसबुक पे कश्मीर लिखते हैं तो उसके ऊपर रिबटल आते हैं, उसके ऊपर स्ट्राइक्स आती हैं। हमारे पास अपना एक पोर्टल मौजूद नहीं है। यानी हमें चाहिए कि एटलीस्ट हम एक मुस्लिम बुक बनी थी नहीं उस तरह से, वो यानी हमें उस लेवल की चीज़ों पे भी जंग है ना अगर ये भी, तो हमें वो करना चाहिए कि हम अपना वो भी वो करें। हर जगह पे हमारे पर कर्फ्यूज हैं। कश्मीर पे नाम लें, पैलेस्टाइन पे नहीं है, ग्लोबली सोशल मीडिया पे जितने आप देखते हैं कि इतना ज़्यादा मतलब कि आयरन कर्टन्स हैं कि हम लोग सोशल मीडिया पे भी जाएं तो हमारे पर बैन्स लगे, हम पे कर्फ्यूज हैं। तो ये कितनी घुटन है। तो इसको तोड़ने के लिए अपने पोर्टल्स होने चाहिए। और मैंने तो यहाँ तक अपील की है पाकिस्तान की हुकूमत को, एटलीस्ट ये जो महीना जा रहा है आप इसके अंदर, क्योंकि सारी कौम ट्विटर के ऊपर जो है नैरेटिव्स लाती है, तो हमारा 1 महीने के लिए जो है, और इंडिया अपना ट्विटर के ऊपर नैरेटिव ला रहा है, दिन रात झूठा नैरेटिव, तो पहलगाम के ऊपर, तो हमें 1 महीने के लिए लिफ्ट कर दें ये बैन, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक जो आवाज़ है पूरी पाकिस्तानी कौम की, वो कश्मीर के साथ है, और वो एक्सपोज करेगी, और वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये हाइब्रिड वॉरफेयर में एटलीस्ट ये तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और मेरी बहुत सी दुआएं हैं आपके साथ, तमाम कश्मीरियों के साथ, पूरी कश्मीर कौम के साथ, और हम सब लोग साथ खड़े हुए हैं और हम सब एक हैं इस मामले के अंदर। बहुत सी दुआएं आपके लिए, यासीन मलिक साहब के लिए, अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करे, आपके लिए आसानियां पैदा करे। आप तशरीफ़ लाई, आपका बहुत शुक्रिया। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।